कक्षा 10 के प्रिय विद्यार्थियों, मैं एटा कोचिंग क्लासेस की तरफ से हिंदी के पद्य भाग के 5वां चैप्टर सुमित्रानंदन पंत। तो सुमित्रानंदन पंत के द्वारा युगवाणी काव्य संग्रह से एक चीटी नाम का शीर्षक कक्षा 10 की किताब में एनसीईआरटी ने जो रखा है, मैं उसकी आपको व्याख्या बताने जा रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि ये व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आएगी। चलिए देखते हैं। चीटी को देखा, वह सरल विरल काली रेखा, तम के तागे सी जो हिलडुल, चलती लगपद पल पल मृदुल, वह है पिपीली का कांत, देखो न किस बात, काम करती वह सतत, कनन कन कन करके चुनती अव्रत, गाय चराती भूख खिलाती बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरसे तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। अगर हम इसका संदर्भ लिखें, क्या लिखें? संदर्भ। अगर हम इसका संदर्भ लिखें तो संदर्भ में हमें लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश प्रकृति की सुकुमार कर सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित युगवाणी काव्य संग्रह की चीटी शीर्षक कविता से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में रखा गया है। ये हो गया हमारा संदर्भ। अब हमें लिखना होता है प्रसंग। क्या लिखना होता है? प्रसंग। तो प्रसंग में हम लिखेंगे, यानी जो ये टॉपिक दिया है, इस टॉपिक में कब क्या कहना चाहता है उसके संबंध में मात्र 2 लाइनों में लिखना है। तो इस अवतरण में कवि ने चीटी जैसे लघु प्राणी की परिश्रमशीलता का वर्णन करते हुए मनुष्य को प्रेरणा दी है, यानी प्रेरणा देने का संदेश दिया है। ठीक है, अब आगे करते हैं बेटा व्याख्या। क्या करते हैं? व्याख्या। अब हम व्याख्या कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। चीटी को देखा, वह सरल विरल काली रेखा। विरल का मतलब होता है घनी। क्या मतलब होता है? घनी। यानी कवि प्रश्न करता है कि क्या तुमने कभी चीटी को ध्यानपूर्वक देखा है? चीटियों की पंक्ति एक सरल यानी सीधी, काली और विरल रेखा के समान प्रतीत होती है। चलती लगपद, लगपद का मतलब छोटे छोटे पैर। लगपद का मतलब क्या होता है? छोटे पैर। पल पल मिलजुल, यानी तम के तागे सी जो हिलडुल, चलती लगपद पल पल मिलजुल। तब मन होता है अंधकार। क्या होता है? अंधकार। कहने का मतलब वह अपने छोटे छोटे पैरों से प्रतिक्षण चलती है, यानी चींटियां जब मिलकर चलती हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कोई पतला काला धागा हिल डुल रहा है, यानी तम के तागे सी जो हिल डुल। ठीक है ना? वह है पिपीलिका पंख। पिपीलिका का मतलब होता है चींटी। क्या होता है? चींटी। यानी वह चींटियों की पताल है। देखो न किस बात, काम करती सतत। सतत का मतलब क्या होता है? यानी लगातार, निरंतर। सतत का मतलब क्या होता है? लगातार या निरंतर। यानी तुम ध्यान से देखो कि वह किस प्रकार निरंतर चलती रहती हैं। वह निरंतर काम में जुटी रहती हैं। वह अपने परिवार के लिए कन कन करके चुनती हैं अव्रत। कन कन का मतलब कड़ कड़। अव्रत, अव्रत का क्या अर्थ है? अव्रत का होता है बिना रुके। अपने परिवार के लिए छोटे छोटे उपयोगी कणों को बिना रुके लगातार चुनती रहती हैं। ठीक है, आगे गाय चराती हैं, धूप खिलाते हैं, बच्चों की निगरानी करते हैं, लड़ती अरसे तनिक न डरते, दल के दल सेना संवारते, घर आंगन जनपद बुहारते। यानी गाय चराते, धूप खिलाते, बच्चों की निगरानी करते। यानी इतना ही नहीं, उनका भी घर समाज है। यह गाय चराती है और उन्हें धूप खिलाते हैं, यानी शास्त्रों के अनुसार या प्राण शास्त्रियों के अनुसार चींटियों में भी गाय होती हैं। वह अपने बच्चों की देखभाल भी करती हैं। लड़ते हैं, अरे अरमान क्या होता है? दुश्मन। क्या होता है? दुश्मन। तनिक यानी बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं। तनिक न, इसका अर्थ है बिल्कुल भी नहीं, डरती। यानी वह अपने शस्त्रों से निर्भय होकर लड़ती हैं। दल के दल सेना संभालते हैं, अपनी सेना सजाती हैं। घर आंगन जनपथ
वो हारते। जनपथ मतलब जिस रास्ते पर चींटियां चलती हैं, यानी घर आंगन और रास्ते को भी साफ करती प्रतीत होती हैं। ठीक है, इसी के साथ अगला देखते हैं। चींटी है प्राणी सामाजिक, वो है श्रमजीवी, वो है सुनागरिक। देखा चींटी को, उसके जी को भूरे बालों की कतरन, किसी कतरन छिपा नहीं उसका छोटापन। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, विचरण करती श्रम में तन्मय। वह जीवन की चिनगी अच्छे, वह भी क्या देही है पिलसी। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। यानी अगर संदर्भ, संदर्भ हमने इससे पहले ही बता दिया है। संदर्भ, संदर्भ यानी पूर्ववत, पहले हमने बता दिया पहले वाले में। अब इसकी प्रसंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखना है कि इन पंक्तियों में कवि ने चींटी के गुण और उसकी क्रियाशीलता का वर्णन किया। ठीक है, अब देखते हैं व्याख्या, यानी हमें व्याख्या कैसे करनी है। चींटी है प्राणी सामाजिक, वो है श्रमजीवी। श्रमजीवी का मतलब श्रम करने वाली, काम करने वाली। वो है सुनागरिक, सुनागरिक का मतलब क्या है? यानी उसका भी एक समाज है, यानी चींटी एक सामाजिक प्राणी है। चींटी का अपना एक समाज होता है और वह उसी के साथ हिल मिलकर नियमतापूर्वक रहती है। वह है श्रमजीवी, वह कठोर परिश्रमी जीव है और उसमें एक अच्छे नागरिक के सभी गुण विद्यमान हैं। देखा चींटी को, यानी कब कहता है? क्या तुमने कभी चींटी को ध्यान से देखा है? उसके जी को, जी मतलब हृदय, जी का मतलब क्या? हृदय। ठीक है, भूरे बालों की सी कतरन, वह अत्यंत लघु प्राणी है परंतु उसका हृदय एवं आत्म बल अत्यंत विशाल है। अच्छा, भूरे बालों की सी कतरन मतलब चींटियों की पंख भूरे बालों की कतरन के समान दिखाई देती है। छिपा नहीं उसका छोटापन, यानी उसकी लगता, उसके छोटापन को, उसकी लगता को सब जानते हैं, लेकिन उसके हृदय में असीम साहस है। वो है समस्त पृथ्वी पर निर्भय। निर्भय का मतलब निडर, निर्भय का मतलब क्या होता है? निडर। यानी वह सारी पृथ्वी पर जहां चाहती है निर्भय यानी निडर होकर घूमती है, यानी विचरण करती है। विचरण करती श्रम में तन्मय, यानी वही बात, यानी पूरी पृथ्वी पर जहां चाहे निर्भय होकर विचरण करती है। उसे किसी स्थान पर घूमने में भय नहीं लगता। ठीक है, वह जीवन की चिंगी अच्छे, चिंगी का मतलब होता है चिंगारी। क्या है? चिंगारी। अच्छे, कभी न नष्ट होने वाली, यानी वह लगातार अपने श्रम से भोजन को एकत्रित करने में या भोजन को एकत्रित करने के काम में तल्लीन होकर जुटी रहती है। चींटी, हालांकि चींटी एक, कब कहना चाहते हैं? चींटी एक साकार मूर्ति है, वह जीवन की कभी न नष्ट होने वाली चिंगारी है। प्राणों की विलमिल झिलमिल से, यानी चींटी एक अति लघु प्राणी है परंतु उसमें जीवन की मतलब संपूर्ण ज्योत जगमगाती है। कब कहता है कि उसका शरीर बड़ा नहीं है, आप तो तिल के समान अत्यंत छोटा है। इतनी छोटी होती हुई भी चींटी शक्ति से भरी हुई इधर उधर घूमती रहती है। वह भी क्या? देही तुलसी, यानी बहुत छोटी है। दिन भर में वह मीलों चलती है, यानी दिन भर में वह कई मीलों की लंबी यात्रा पूरी करती है, कभी नहीं थकती और अपने कार्य में निरंतर लगी रहती है। यानी अथक, कभी न थकना, कभी थकती नहीं है और अपने कार्य में निरंतर लगी रहती है। कहने का मतलब धूप छांव या शीत या वर्षा कुछ भी हो, वह अपना कार्य करने में कभी नहीं छूटती, कभी नहीं छूटती।
या कभी नहीं रुकती, लगी रहती है। ठीक बेटा। अगर हम इसके काव्य सौंदर्य की बात करें, इसके या पहले वाले में नहीं बता पाया, दोनों का एक ही जैसा है। अगर हम इसकी भाषा की बात करें तो इसमें खड़ी बोली है। कौन सी है? खड़ी बोली। ठीक है बेटा। अगर हम इसके शैली की बात करें तो शैली इसमें वर्णनात्मक है। कैसी है? वर्णनात्मक। अगर हम रस की बात करें तो इसमें वीर रस है, वीर रस। ठीक। अगर हम इसमें अलंकार की बात करें तो जैसे इसमें आया था, एक जगह आया है भूरे बालों की कतरन से, इसमें उपमा अलंकार है। भूरे बालों सी, भूरे बालों की कतरन से, इसमें है उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। ठीक है। अगर रेलमेल झिलमिल की बात करें, रेलमेल झिलमिल, तो इसमें है अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार। ठीक है बेटा। चलो इसी के साथ आगे देखते हैं। अब सुमित्रा नंदन ने लिखा है, दूसरा शीर्षक है चंद्रलोक में प्रथम बार। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत की एक रचना है जिसका नाम है ऋता। क्या नाम है? ऋता। ठीक है। तो इस ऋता में ये चंद्रलोक में प्रथम बार शीर्षक दिया गया है, और वही शीर्षक हाई स्कूल की किताब में। चलो इसकी व्याख्या बताते हैं। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लोग देश काल के दुर्जन बाधा बंधन, दिग्विजयी मनसुख निश्चय, यह महत ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध हो शांत, निकट आए सब देशों के जन, युग युग का पौराणिक स्वप्न, हुआ मानव का संभव, समारंभ शुभ नए चंद्र युग का, भू को देखो। यानी अगर हम इसके संदर्भ की बात करें, किसकी बात करें? संदर्भ की। उस संदर्भ में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां सुमित्रानंद पंत द्वारा ऋता नामक काव्यखंड से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित चंद्रलोक में प्रथम बार शीर्षक कविता से अवतरित हुई है। ठीक है। अब देखते हैं इसका प्रसंग। प्रसंग में हमें क्या लिखना है? प्रसंग में लिखना है कि इन पंक्तियों में कवि ने मानव के चंद्रमा पर पहुंचने की ऐतिहासिक घटना के महत्व को व्यक्त किया है। यहाँ कवि ने उन संभावनाओं का भी वर्णन किया है जो मानव के चंद्रमा पर पैर रखने से साकार प्रतीत हो रही हैं। ठीक है। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या क्या है? चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण। पदार्पण का मतलब पैर रखना। क्या होता है? पैर रखना। छिन्न हुए लोग देश काल के दुर्जन, दुर्जन का अर्थ क्या होता है? कठिनाई से जीता जा सके। दुर्जन का मतलब क्या होता है? कठिनाई से जीता जा सके। बाधा यानी अड़चन या अटकल, रुकावट। यानी कब कहता है कि जब चंद्रमा पर प्रथम बार मानव ने अपने कदम रखे तो ऐसा करके उसके देश काल के उन सारे बंधनों जिन पर विजय पाना कठिन माना जाता था, छिन्न भिन्न कर दिया। बेटा, मनुष्य को यह आशा बन गई थी कि ब्रह्मांड में कोई भी देश और नक्षत्र ग्रह अब दूर नहीं है। यह महत ऐतिहासिक क्षण, एक लाइन छोटी, दिग्विजयी। दिग्विजयी का मतलब क्या होता है? दिग का अर्थ यहाँ पे दिशाओं से, विजयी मतलब जीतने, यानी दिशाओं को जीतने वाला। मनुष्य यानी मनुष्य, यानी मन की संतान। मनुष्य का मतलब क्या है? मनु की संतान अर्थात मनुष्य। महत, महत का मतलब होता है बड़ा, ऐतिहासिक। यह निश्चय है मनुष्य, मनु के पुत्रों यानी मनुष्यों की दिग्विजय है। यह ऐसा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है कि भू विरोध हो शांत, निकट आए सब देशों के जन। जन का मतलब क्या है? जन का मतलब होता है लोग, जनता। यानी यह एक ऐसा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है कि अब सभी देशों के लोगों को यानी निवासियों को
यानी मानवों को परस्पर विरोध समाप्त करके एक दूसरे के निकट आना चाहिए और एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। युग युग का पौराणिक स्वप्न, युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। यानी सभी मनुष्यों को प्रेम से रहना चाहिए। यह संपूर्ण विश्व की, यानी संपूर्ण विश्व अब एक देश में परिवर्तित हो गया है। सभी देशों के मनुष्य अब एक दूसरे के निकट आए, यही कवि की आकांक्षा है, यानी यही कवि की इच्छा है। मनुष्य का युगों युगों से चंद्रमा के साथ घनिष्ठ संबंध है। युग का पौराणिक स्वप्न, यानी मनुष्य का युगों युगों से चंद्रमा के साथ घनिष्ठ संबंध है। चंद्र विजय से युगों युगों का पौराणिक स्वप्न अब संभव हो गया है। समारंभ शुभ नए चंद्रयुग का, भूको दे गौर, भूको दे गौर। ठीक है। समारंभ का मतलब क्या होता है? प्रारंभ। यानी चंद्रमा के संबंध में की जाने वाली मानव की मनोरम कल्पनाएं अब साकार हो उठी हैं। पृथ्वीवासियों को गौरवान्वित करने के लिए अब नए चंद्रयुग का कल्याणकारी आरंभ हुआ है। ये थी इसकी व्याख्या। अगर हम इसकी काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो इसमें भाषा खड़ी बोली है, खड़ी बोली। ठीक है। अगर शैली की बात करें तो प्रतीकात्मक है। कैसी है? प्रतीकात्मक, प्रतीक। अगर हम रस की बात करें तो इसमें भी वीर रस है। कौन सा रस? वीर। अगर छंद की बात करें तो इसमें छंद है तुकांत, तुकांत मुक्त छंद, तुकांत मुक्त छंद। ठीक है। अगर हम अलंकार की बात करें तो इसमें जहां तक हमें अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है, अनुप्रास जैसे लक्षण मिलते हैं। ठीक। अगला देखते हैं। ठहर आए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। अमेरिका सोवियत बने नवदिक रचना के वाहन, जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हों विस्तृत मन। यानी इसका संदर्भ वही है जो पहले बता दिया, वो सॉरी वो, हाँ संदर्भ वही है जो पहले बता दिया। अगर प्रसंग की बात करें, किसकी बात करें? प्रसंग। तो प्रसंग में हमें लिखना है कि कब इन पंक्तियों में कहना चाहता है कि मानव के चंद्रमा पर पहुंचने की ऐतिहासिक घटना के महत्व को व्यक्त किया है। यहाँ कवि ने उन संभावनाओं का भी वर्णन किया है जो मानव चंद्रमा पर पैर रखने से साकार प्रतीत होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। क्या देखते हैं? व्याख्या। व्याख्या। ठहराए ग्रह उपग्रह में। ग्रह क्या होता है? ग्रह यानी सूर्य की परिक्रमा करने वाले तारे। ठीक है। क्या क्या नाम है इनके? पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, सन, अरुण, वरुण। ठीक है। उपग्रह, उपग्रह का मतलब क्या होता है? यानी किसी बड़े ग्रह के चारों ओर घूमने वाले छोटे ग्रह, जैसे पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूमता है, यानी चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। धरती का श्यामल, श्यामल का मतलब है हरा भरा, अंचल यानी आंचल। सुख संपद संपन्न जगत में। संपद का मतलब क्या है? संपत्ति। संपन्न यानी भरपूर, जगत भर संसार में। बल से जीवन मंगल, मंगल का मतलब कल्याण। यानी कवि का कथन है कि मैं अब चाहता हूं कि ब्रह्मांड के ग्रहों उपग्रहों में इस पृथ्वी का श्यामलम अंचल यानी हवा आंचल फहराने लगे। यानी मनुष्य अन्य ग्रहों पर भी पहुंचकर वहां पृथ्वी जैसी हरियाली और जीवन का संचार करे। ठीक है। सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल,
यानी सुख और वैभव से युक्त इस संसार में मानव जीवन के कल्याण की वर्षा हो, अर्थात संपूर्ण संसार में कहीं भी दुख दिखाई ना पड़े। अमेरिका सोवियत बने, नवदिक नवदिक रचना के वाहन, जीवन पद्धति, पद्धति मतलब क्या होता है, पद्धति यानी रास्ता, तरीका के भेद समन्वित हो, समन्वित माने मिले हुए, विस्तृत यानी विशाल, यानी अमेरिका सोवियत बने नवदिक रचना के वाहन। नवदिक का मतलब नई दिशा, यानी अमेरिका और सोवियत रूस अपनी दिशाओं की रचना करें, नई दिशाओं की रचना करें, क्योंकि अंतरिक्ष विज्ञान में यही देश सर्वाधिक प्रगति पर है। अब कहना चाहता है कि यानी विश्व में प्रत्येक देश की संस्कृति और सभ्यता भिन्न भिन्न है तथा अलग अलग जीवन पद्धतियां हैं, इनकी भिन्नता समाप्त होनी चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि सभी जीवन पद्धतियां आपस में मिलकर एक हो जाए और मन की संकुचित भावना का अंत कर लोग उदार चेता बने तथा विश्व मानव में वसुधैव कुटुंबकम की भावना विकसित हो, ये कहना चाहता है। अगर हम भाषा की बात करें, इसमें काव्य के संदर्भ में अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा इसमें खड़ी बोली है, खड़ी बोली। अगर हम शैली की बात करें तो प्रतीकात्मक है। अगर हम रस की बात करें तो इसमें वीर रस है। अगर हम छंद की बात करें तो इसमें तुकांत मुक्त छंद है, तुकांत मुक्त। अगर हम इसमें अलंकार की बात करें तो फहराए, ग्रह उपग्रह, धरती का साम्राज्य, इसमें रूपक अलंकार है, रूपक। और देखा जाए तो अनुप्रास भी है, क्या है? अनुप्रास, अनुप्रास। ठीक है बेटा, अब अगला देखते हैं। और युग बने धरा जीवन रहे, जीवन है स्वर्ण सृजन को साधन, मानवता ही विश्व सत्य भू राष्ट्र करे आत्मा पर, धरा चंद्र की पीठ परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। अगर हम इसके संदर्भ को पहले बताई दिए, अगर हम प्रसंग की बात करें, किसकी बात करें? प्रसंग। तो प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में यह कामना की गई है कि अणुशक्ति की परख और प्रयोग करने वाला यह वैज्ञानिक युग मानव जीवन के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। अब चलिए व्याख्या देखते हैं। अब युग बने धरा, धरामन पृथ्वी, जीवन हेतु स्वर्ण सृजन, सृजन मन निर्माण के साधन, मानवता ही विश्व सत्य भू राष्ट्र करें आत्मा पर, यानी आत्मार्पण का मतलब क्या है? आत्मा का समर्पण। धरा चंद्र की प्रीत परस्पर, धरा पृथ्वी, चंद्र चंद्रमा, यानी कब कहना चाहता है कि विज्ञान का संपूर्ण विकास मानव जीवन के कल्याण के लिए होना चाहिए। परमाणु सत्य मानव जीवन के विनाश का साधन न होकर पृथ्वी पर स्वर्ग का निर्माण का साधन बनना चाहिए। विश्व का एकमात्र सत्य है मानव की भावना। इसके समग्र पृथ्वी के राष्ट्र को समर्पण, आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, अर्थात संपूर्ण विश्व एक राष्ट्र बने और संपूर्ण देश मानवता की ही बात सोचे। वे अणुशक्ति से एक दूसरे का विनाश की बात न सोचें, वरन उसे मानवता के हित में लगाएं। धरा चंद्र की प्रीत परस्पर, जगत प्रसिद्ध पुरातन, पुरातन जो बहुत पहले से चला रहा है। हृदय सिंधु, हृदय सिंधु मन सागर में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्राना, यानी चंद्रमा और पृथ्वी का प्रेम जगत में प्रसिद्ध है और बहुत पुराना है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का ही एक अंग है। इसलिए पृथ्वी के सागर रूपी हृदय में, हृदय सिंधु में, यानी पृथ्वी के सागर रूपी हृदय में चंद्रमा के मुख को देखकर ज्वार उठता, यानी जो ज्वार उठता है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि चंद्र विजयों की सार्थकता तभी है जब वैज्ञानिक
उपलब्धियों को मानव हित में लगाया जाए। ठीक है, मतलब द्वार का मतलब ये था कि जैसे पूर्णमासी के दिन चंद्रमा पृथ्वी के निकट आ जाता है तो समुद्र का पानी चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से ऊपर उठ जाता है, यही ज्वार होता है। ठीक है ना, तो वही कब यहाँ पे क्या है कि इसीलिए जब पृथ्वी और चंद्रमा का प्रेम है बहुत पुराना है और चंद्रमा पृथ्वी का एक अभिन्न अंग है, इसीलिए पृथ्वी के सागरों के हृदय में चंद्रमा के मुख को देखकर ज्वार उठा करता है। यानी अब इस माध्यम से ये कहना चाहता है कि जितने भी चंद्र विजयों की सार्थक तभी हो पाएंगे जब वैज्ञानिक उपलब्धियों को मानव हित में लगाया जाए। ठीक है, तो ये तो थी तुम्हारी व्याख्याएं इसकी चंद्रलोक में प्रथम बार। हाँ, अगर हम इसके काव्यगत सौंदर्य की बात करें, जैसे जो अंतिम है, अगर हम इसके काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो इसमें भाषा खड़ी बोली है, खड़ी बोली। ठीक है, रस शांत है इसमें, छंद इसमें तुकांत मुक्त है, तुकांत मुक्त, यानी इसमें कोई तुक नहीं है, यानी सभी अक्षर लास्ट के एक अलग अलग हैं। ठीक है, अगर हम इसमें अलंकार की बात करें तो इसमें जैसे स्वर्ग सृजन को साधन, इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अनुप्रास है, वो सॉरी कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। ठीक, हृदय सिंधु में उठता, अगर हम इसको देखें तो इसमें कौन सा है, रूपक अलंकार। कौन सा है, रूपक अलंकार। ठीक है, इसी के साथ हमारी कथा 10 का 5वां चैप्टर सुमित्रानंदन पंत उनके द्वारा जो लिखी गई चीटी शीर्षक और चंद्रलोक में प्रथम बार, मैंने दोनों की व्याख्या आप लोगों को बता दी है और मैं आशा करूँगा कि आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे अपने भाइयों को। और इससे पहले वाली क्लास में हमने सुमित्रानंद पंत जी का जीवन परिचय भी बता दिया। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।